नमस्कार। पिछले कार्यक्रम में हमने प्रकाश के कला संबद्ध स्रोतों, प्रकाश तरंगों के कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध योग, संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की घटनाओं को समझा था। हमने देखा था कि टॉमस यंग ने व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करने के लिए किस व्यवस्था का प्रयोग किया था तथा हमने अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं की स्थितियों की गणना भी की थी। हमने जाना था कि बिंदु स्रोतों के स्थान पर हमारे पास दो झिरियाँ होती तो बिंदुओं का प्रत्येक युग्म सीधी रेखा फ्रिंज उत्पन्न करता, जिसके परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई तीव्रता की सीधी रेखा फ्रिंज प्राप्त होती। पिछले कार्यक्रम के अंत में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि यदि द्विझिरी के बजाय एकल झिरी हो तो कौन सी प्रकाशिक घटना होगी। इस प्रश्न के उत्तर के साथ आज इस कार्यक्रम में हम कुछ अन्य संबंधित प्रकरणों पर चर्चा करेंगे। विवर्तन। यदि हम किसी अपारदर्शी वस्तु के द्वारा बनने वाली छाया को ध्यान से देखें तो ज्यामितीय छाया के क्षेत्र के समीप व्यतिकरण के समान बारी बारी से अदीप्त तथा दीप्त क्षेत्र दिखते हैं। ऐसा विवर्तन की परिघटना के कारण होता है। विवर्तन एक सामान्य घटना है जो सभी प्रकार की तरंगों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, चाहे यह ध्वनि तरंगें हों, प्रकाश तरंगें हों, जल तरंगें हों या द्रव्य तरंगें हों। अधिकांश अवरोधकों के विस्तार से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अत्यंत छोटी होती है, इसलिए हमें दैनिक जीवन में विवर्तन के प्रभावों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारी आँख या प्रकाशिक यंत्रों जैसे दूरदर्शकों अथवा सूक्ष्मदर्शियों का निश्चित वियोजन विवर्तन की घटना के कारण सीमित रहता है। जब हम किसी सीडी को देखते हैं तो उसमें रंग विवर्तन प्रभाव के कारण ही दिखाई देते हैं। विवर्तन पैटर्न। यंग के प्रयोग में हमने देखा था कि एक संकीर्ण एकल झिरी नए स्रोत की तरह कार्य करती है, जहां से प्रकाश विस्तारित होता है। प्रकाश संकीर्ण छिद्रों तथा झिरियों से विस्तारित होता है तथा यह कोने से मुड़कर उस क्षेत्र में प्रवेश करता हुआ प्रतीत होता है जहां हम छाया की अपेक्षा करते हैं। जब यंग के प्रयोग की एक वर्णी स्रोत से प्रकाशित द्विझिरी को एक संकीर्ण एकल झिरी द्वारा बदल देते हैं तो एक चौड़ा विवर्तन पैटर्न दिखता है, जिसके मध्य में दीप्त क्षेत्र होता है और इसके दोनों ओर क्रमागत अदीप्त एवं दीप्त क्षेत्र होते हैं, जिनकी तीव्रता केंद्र से दूर होने पर कम होती जाती है। इस पैटर्न को समझने के लिए हम एकल झिरी पर विचार करते हैं। चित्र में ए चौड़ाई की एकल झिरी LN है। इस झिरी पर एक समांतर किरण पुंज अभिलंबवत डाला गया है। विवर्तित प्रकाश आगे रखे एक पर्दे पर आपतित होता है। झिरी का मध्य बिंदु M है। बिंदु M से गुजरने वाली और झिरी के तल के अभिलंबवत सरल रेखा पर्दे को बिंदु C पर मिलती है। हमें पर्दे के किसी बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P को विभिन्न बिंदुओं L, M, N आदि से जोड़ने वाली विभिन्न सरल रेखाएं परस्पर समांतर एवं अभिलंब MC से कोण थीटा बनाती है। मूल उद्देश्य यह है कि झिरी को बहुत से छोटे भागों में विभाजित किया जाए और बिंदु P पर उनके योगदानों को उचित कलांतर के साथ जोड़ा जाए। झिरी पर प्राप्त तरंगाग्र के विभिन्न भागों को द्वितीयक स्रोतों की तरह व्यवहार में लाते हैं।
क्योंकि आपाती तरंगाग्र झिरी के तल में समांतर है तथा ये स्रोत एक ही कला में होते हैं। अतः झिरी के दो सिरों के बीच के पथांतर NP माइनस LP की गणना हम ठीक उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे टॉमस यंग के प्रयोग में की थी। विवर्तन पैटर्न में केंद्रीय उच्चिष्ट। चित्र से NP माइनस LP बराबर NQ बराबर A साइन थीटा। अब अगर कोण का मान छोटा हो तो साइन थीटा का मान थीटा होगा और हमें NP माइनस LP A थीटा के लगभग बराबर मिलेगा। अब हमें स्रोतों की बड़ी संख्या से प्राप्त होने वाले समान कला संबद्ध योगदानों को जोड़ना है, जिनमें से प्रत्येक भिन्न कला संपन्न होता है। पर्दे के बिंदु C पर थीटा बराबर 0, अतः सभी पथांतर भी 0 होंगे और झिरी के सभी भागों का योगदान समकला में होगा। इसलिए बिंदु C पर हमें उच्चतम तीव्रता प्राप्त होगी। विवर्तन पैटर्न में निम्नलिखित। अब हम एक ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं कि पथांतर A थीटा लैम्डा के बराबर है, तब थीटा लगभग लैम्डा बटा A। अब झिरी को दो बराबर भागों LM तथा MN में बांटें, जिनमें प्रत्येक का आकार A बटा 2 है। भाग LM में प्रत्येक बिंदु M1 के लिए भाग MN में एक बिंदु M2 इस प्रकार है कि M1 M2 बराबर A बटा 2। बिंदु P पर M1 तथा M2 के लिए पथांतर M2P माइनस M1P बराबर थीटा A बटा 2 बराबर लैम्डा बटा 2। M1 तथा M2 के योगदान 180 अंश विपरीत कला में होंगे। कोण थीटा बराबर लैम्डा बटा A दिशा में LM तथा MN के योगदान रद्द हो जाते हैं और तीव्रता 0 मिलती है। इसी प्रकार उन सभी स्थानों पर तीव्रता 0 होगी जिसके लिए थीटा बराबर n लैम्डा बटा A, जहाँ n बराबर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 इत्यादि। विवर्तन पैटर्न में उच्चिष्ट। अब एक कोण थीटा बराबर 3 लैम्डा बटा 2A जो दो अदीप्त फ्रिंजों के मध्य में है पर विचार करते हैं। झिरी को 3 बराबर भागों में बांटें। यदि हम प्रथम 2/3 झिरी को लें तो दो सिरों के बीच पथांतर लैम्डा होगा। प्रथम 2/3 झिरी को 2 अर्ध भागों में विभाजित करने पर पथांतर लैम्डा बटे 2 होगा। अतः इन दो अर्ध भागों के योगदान रद्द हो जाएंगे। केवल शेष 1/3 भाग ही दो निम्नस्थों के मध्य किसी बिंदु पर तीव्रता देगा। इसी प्रकार उन सभी स्थानों पर उच्चिष्ट मिलेगा जिसके लिए थीटा बराबर n प्लस 1/2 लैम्डा बटा A, जहाँ n बराबर 2, 3, 4 इत्यादि। यहाँ यह स्पष्ट है कि ये सारे उच्चिष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट की अपेक्षा काफ़ी क्षीण होंगे, क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट में पूरी झिरी तीव्रता में योगदान दे रही थी। विवर्तन पैटर्न में तीव्रता वितरण। एकल झिरी द्वारा विवर्तन के लिए फ्रिंजों की तीव्रता वितरण इस चित्र में दिखाया गया है। वे स्थान जहां उच्चिष्ट मिलेगा थीटा बराबर n प्लस 1/2 लैम्डा बटा A, जहां n बराबर 2, 3, 4 इत्यादि। यहाँ हम समझ सकते हैं कि एकल झिरी का केवल 5वां, 7वां, 9वां आदि भाग ही तीव्रता में
योगदान देता है। व्यतिकरण तथा विवर्तन में संबंध। आइए हम द्विझिरी व्यतिकरण तथा एकल झिरी विवर्तन में समानता पर विचार करें। द्विझिरी प्रयोग में पर्दे पर बनने वाला पैटर्न वास्तव में प्रत्येक झिरी द्वारा अध्यारोपण से बनने वाला एकल झिरी विवर्तन पैटर्न तथा द्विझिरी व्यतिकरण पैटर्न होता है। चित्र में यही दिखाया गया है। चित्र एक विस्तृत शीर्ष दर्शाता है। ये शीर्ष इसमें चित्र में दिखाया गया है, जिसमें द्विझिरी व्यतिकरण के कारण अनेक कम चौड़ाई की फ्रिंज दिखाई देते हैं। विस्तृत विवर्तन शीर्ष में विद्यमान व्यतिकरण फ्रिंजों की संख्या अनुपात D/A अर्थात दो झिरियों के बीच की दूरी तथा झिरी की चौड़ाई के अनुपात पर निर्भर है। A के बहुत छोटे बनने की सीमा में विवर्तन पैटर्न बहुत समतल बनेगा तथा हमें द्विझिरी व्यतिकरण पैटर्न दिखाई देगा। अब हम व्यतिकरण पैटर्न तथा विवर्तन पैटर्न में अंतर पर विचार करते हैं। व्यतिकरण पैटर्न में समान अंतराल पर दीप्त तथा अदीप्त बैंड होते हैं। विवर्तन पैटर्न में एक केंद्रीय उच्चिष्ठ होता है जो दूसरे उच्चिष्ठों से 2 गुना चौड़ा होता है। केंद्र के दोनों ओर केंद्र से दूरी बढ़ने पर उच्चिष्ठों की तीव्रता कम होती जाती है। दूसरा, व्यतिकरण पैटर्न का परिकलन दो संकीर्ण झिरियों से उद्गमित दो तरंगों के अध्यारोपण द्वारा करते हैं। विवर्तन पैटर्न एक एकल झिरी के प्रत्येक बिंदु से उद्गमित सतत तरंग परिवार के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। और तीसरा अंतर है कि चौड़ाई A की किसी एकल झिरी के लिए विवर्तन पैटर्न का पहला शून्य कोण λ/A पर स्थित होता है। इसी कोण λ/A पर जब दो संकीर्ण झिरियों के बीच की दूरी A है के लिए हमें उच्चिष्ठ मिलता है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। किरण प्रकाशिकी में हम दूरदर्शकों के बारे में जान चुके हैं। दूरदर्शी का कोणीय विभेदन इसके अभिदृश्यक से निर्धारित होता है। अभिदृश्यक द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में जो तारे विभेदित नहीं हो पाते, वे नेत्रिका द्वारा उत्पन्न आवर्धन द्वारा भी विभेदित नहीं हो सकते। नेत्रिका का प्रारंभिक उद्देश्य अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब को और अधिक आवर्धित करना है। एक उत्तल लेंस पर गिरने वाले एक समांतर किरणपुंज पर विचार करें। यदि लेंस विपतन के लिए पूर्ण रूप से संशोधित है, तब ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार किरणपुंज एक बिंदु पर फोकसित होगा। तथापि विवर्तन के कारण किरणपुंज एक बिंदु पर फोकसित होने के बजाय एक परिमित क्षेत्रफल में फोकसित होगा। इस दशा में विवर्तन के प्रभावों को एक समतल तरंग को उत्तल लेंस से पहले रखे वृत्ताकार द्वारक पर आपतित कराकर ज्ञात कर सकते हैं। विवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए फोकस समतल पर बनने वाले पैटर्न में एक केंद्रीय दीप्त क्षेत्र होगा जो चारों ओर से अदीप्त तथा दीप्त संकेंद्रित वलयों से घिरा होगा। विस्तृत विश्लेषण से ज्ञात होता है कि केंद्रीय दीप्त क्षेत्र की त्रिज्या लगभग 1.22 λf/2a होती है, जहाँ पर f लेंस की फोकस दूरी तथा 2a वृत्ताकार द्वारक के व्यास अथवा लेंस के व्यास में जो भी कम हो वही है। दो तारों को विभेदित करने के लिए f डेल्टा थीटा लगभग बराबर 1.22 λf/2a या डेल्टा थीटा लगभग बराबर 0.61 λ/a। अतः यदि अभिदृश्यक का व्यास अधिक है तो डेल्टा थीटा छोटा होगा।
इससे पता चलता है कि यदि a का मान अधिक है तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अधिक होगी। यही कारण है कि अच्छे विभेदन के लिए दूरदर्शक के अभिदृश्यक का व्यास अधिक होना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस के लिए हम समान तर्क का उपयोग कर सकते हैं। इस चित्र में वस्तु को f से थोड़ा अधिक दूर रखा गया है, जिससे कि दूरी v पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चित्र से d बटा f लगभग बराबर 2 tan बीटा, जहाँ 2 बीटा सूक्ष्मदर्शी के फोकस पर अभिदृश्यक लेंस के व्यास द्वारा बनाया गया कोण है। एक बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु के समतल में एक विवर्तन पैटर्न होगा, जिसका आकार v थीटा बराबर v 1.22 लैम्डा बटा d होगा। वस्तु तल में संगत न्यूनतम दूरी d न्यून होगी। d न्यून बराबर v 1.22 लैम्डा बटा d बटा m बराबर 1.22 लैम्डा बटा d गुणा v बटा m बराबर 1.22 f लैम्डा बटा d तथा d न्यून बराबर 1.22 लैम्डा बटा 2n साइन बीटा। दो बिंब जिनके प्रतिबिंब इस दूरी से कम पर होंगे विभेदित नहीं होंगे, वे एक ही दिखाई देंगे। यदि वस्तु तथा अभिदृश्यक लेंस के बीच वायु न होकर अपवर्तनांक n का एक माध्यम है तो न्यूनतम दूरी तथा d न्यून बराबर 1.22 लैम्डा बटा 2n साइन बीटा होगी। गुणनफल n साइन बीटा को संख्यात्मक द्वारक कहते हैं तथा यह कभी कभी अभिदृश्यक पर अंकित होता है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता सुस्पष्ट दिखने वाले दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के व्युत्क्रम से व्यक्त की जाती है तथा यह देखा जा सकता है कि एक उपयुक्त उच्चतर अपवर्तनांक वाले माध्यम के प्रयोग से विभेदन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। प्रायः एक तेल जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के समीप है का उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था को एक तैल निमज्जन अभिदृश्यक कहते हैं। ध्यान देने की बात है कि साइन बीटा के मान को 1 से अधिक करना संभव नहीं है। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि एक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता मूलतः उपयोग में लाए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होती है। किरण प्रकाशिकी की वैधता। हम जान चुके हैं कि एक ए साइज का द्वारक अर्थात झिरी अथवा छिद्र किसी समांतर किरण पुंज द्वारा प्रदीप्त होने पर लगभग लैम्डा बटा ए कोण में प्रकाश विवर्तित करता है। यह दीप्त केंद्रीय उच्चिष्ट का कोणीय आकार है। अतः एक दूरी z चलने में केवल विवर्तन के कारण ही विवर्तित किरण पुंज एक चौड़ाई z लैम्डा बटा a प्राप्त कर लेगा। अब प्रश्न उठता है कि z के किस मान के लिए विवर्तन द्वारा विस्तारण द्वारक के साइज a के तुल्य होगा। इसके लिए हम z लैम्डा बटा a को लगभग a के बराबर मानते हैं। इससे हमें वह दूरी z प्राप्त होती है जिसके आगे a चौड़ाई की किरण पुंज का अपसरण सार्थक हो जाता है। इसलिए z लगभग बराबर a वर्ग बटा लैम्डा। एक राशि zf जिसे फ्रेनेल दूरी कहते हैं को zf लगभग बराबर a वर्ग बटा लैम्डा के द्वारा परिभाषित करते हैं। यह समीकरण दर्शाती है कि zf से बहुत कम दूरियों के लिए
विवर्तन के कारण विस्तारण किरण पुंज के साइज की तुलना में छोटा है। जब दूरी लगभग ZF होती है तब यह तुलनीय हो जाता है। ZF से बहुत अधिक दूरियों के लिए विवर्तन के कारण विस्तारण किरण प्रकाशिकी के कारण विस्तारण की तुलना में अधिक प्रभावी हो जाता है। समीकरण Z लगभग बराबर a वर्ग बटा लैम्डा दर्शाती है कि किरण प्रकाशिकी तरंग दैर्घ्य के शून्य सीमा की ओर अग्रसर होने पर वैध है। अब हम एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है कि उस दूरी का आकलन कीजिए जिसके लिए किसी 4 मिलीमीटर के आकार के द्वारक तथा 400 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए किरण प्रकाशिकी सन्निकट रूप से लागू होती है। यहाँ दिया हुआ है कि a बराबर 4 मिलीमीटर बराबर 4.0 गुणा 10 की घात -3 मीटर, लैम्डा बराबर 400 नैनोमीटर बराबर 4.0 गुणा 10 की घात -7 मीटर। अब हम जानते हैं कि फ्रेनेल दूरी ZF लगभग बराबर होती है a वर्ग बटा लैम्डा। अगर हम मान रखें तो 4.0 गुणा 10 की घात -3 संपूर्ण वर्ग बटा 4.0 गुणा 10 की घात -7 मीटर। हल करने पर ZF लगभग बराबर होगा 40 मीटर। आज के कार्यक्रम में हमने विवर्तन की घटना के बारे में विस्तार से जाना। हमने एकल झिरी द्वारा प्राप्त उच्चिष्ठों तथा निम्निष्ठों के लिए तार्किक रूप से शर्तें तथा उच्चिष्ठों में तीव्रता वितरण के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा हमने व्यतिकरण तथा विवर्तन में समानता और भिन्नताओं के बारे में भी समझा। दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता जानने के साथ साथ हमने किरण प्रकाशिकी की वैधता के बारे में भी समझा। अंत में हमने किरण प्रकाशिकी की वैधता पर आधारित एक प्रश्न भी हल किया। तरंग प्रकाशिकी पर आधारित व्यतिकरण तथा विवर्तन के बारे में तो हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं, पर प्रश्न उठता है कि क्या कोई और भी प्रकाशिक घटना है जिसे हम तरंग प्रकाशिकी के उपयोग से समझ सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप भी इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमस्कार।